तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को तांडव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम हिस्ट्री लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं वो मैट्रिक परीक्षा में पहले ही बहुत बार पूछे गए हैं और 2024 के मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देखिए और समझिए। तो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। याद याद रखिएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। याद रखिए, पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। नाविक का मतलब नाव चलाने वाला, जो नदी उदी में नाव चलाता, वही। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। यूरोप एक महादेश है जिसमें इटली तथा जर्मनी उसके अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा। जैसे एशिया महादेश के अंतर्गत आ जाता है, जैसे भारत, चाइना, यही सब आ जाता है। उसी तरह यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली तथा जर्मनी आते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। 1829 ईस्वी में एंड्रियान नेपोल की संधि किस देश के साथ की गई थी? तो 1829 ईस्वी में एंड्रियान नेपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो याद रखिएगा, यूनान के साथ हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यूनान के साथ हुआ था 1829 के एंड्रियान नेपोल की संधि। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुआ था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के विरुद्ध, एकीकरण के विरुद्ध था ऑस्ट्रिया। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमानुअल ने सेनापति के पद, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहे तो VVI क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश कांग्रेस द्वारा की गई थी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? यूनान। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी नामक संगठन से था मेजनी का संबंध। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चलते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग चलते हैं। जालबेरिन एक संस्था थी। तो जालबेरिन एक कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। याद रखिएगा, जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। याद रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग चलते हैं। ऑटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो ऑटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो यूनान
यूनान का राजा घोषित किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग चलते हैं। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग चलते हैं। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? तो फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, डायरेक्टरी ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर चलते हैं। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग चलते हैं। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था? तो किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था? तो कुस्तुनुनिया का पतन, कुस्तुनुनिया का संधि, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग चलते हैं। नव गुएल्फ आंदोलन का प्रेरणता कौन था? तो नव गुएल्फ आंदोलन का प्रेरणता कौन था? तो जियोवाटी था, याद रखिएगा, जियोवाटी था नव गुएल्फ आंदोलन का प्रेरणता। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो याद रखिएगा, सीडान का युद्ध, सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1821, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर चलते हैं। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। तो हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ओडेसा में हुई थी, ओडेसा, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी, ओडेसा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तो निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान, याद रखिएगा, टीपू सुल्तान जो कि थे वो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग चलते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया था? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था। मेटरनिक का कथन था कि किसी भी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई नहीं करो। यह एक प्रकार का घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, यह जनता की भलाई नहीं देखता था और जनता को बहुत ही परेशान करता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग चलते हैं। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? तो चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? तो सार्डिनिया फिडमाउंट का शासक था चार्ल्स एल्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग चलते हैं। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था फ्रांस में नेपोलियन संहिता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग चलते हैं। हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती है? तो हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलते हैं? मैग्यार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग चलते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना किया था, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर हम लोग चलते हैं। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम लोग चलते हैं। किस वर्ष गैरीवाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? तो गैरीवाल्डी ने किस वर्ष रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाया था? तो 1862 में गैरीवाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम लोग चलते हैं। बुर्बो राजवंश का शासक
किस देश में है था? तो बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासक था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग चलते हैं। मासीले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो मासीले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो याद रखिएगा, फ्रांस का राष्ट्रभक्ति का गीत है। जैसे हम लोग का जैसे नहीं हो जाता है, वही सब उस सब का भी राष्ट्रभक्ति का गीत हो जाता है मासीले। फ्रांस का राष्ट्रभक्ति का गीत मासीले हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम लोग चलते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच का युद्ध कहाँ हुआ था? तो सीडान में हुआ था फ्रांस और प्रसा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग चलते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग चलते हैं। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। वह जनता की भलाई नहीं करता था और उसका कथन था कि किसी भी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई नहीं करो, यही इसका कथन था। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर हम लोग चलते हैं। इटली की स्थापना किसने की थी? तो इटली की स्थापना किसने की थी? तो इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना भी मेजनी ने की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग चलते हैं। यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? तो यंग यूरोप की स्थापना 1834 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 4 कर लीजिएगा, यहाँ गलती से टाइपिंग 35 हो गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, 1934 में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम लोग चलते हैं। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर हम लोग चलते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर हम लोग चलते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है। बार्सिया की संधि कब हुई? तो बार्सिया की संधि कब हुई थी? 1919 में हुई थी। 1919 में जालियांवाला बाग की हत्याकांड भी हुई थी और बार्सिया की संधि भी 1919 में हुआ था। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। मेटरनिक क्या था? तो मेटरनिक क्या था? प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक क्या था? प्रतिक्रियावादी था। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर हम लोग चलते हैं। मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो मेटरनिक का पतन 1948 में हुआ था। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर हम लोग चलते हैं। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए, कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क था। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर हम लोग चलते हैं। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो इटली का एकीकरण का तलवार कौन था? तो गैरीवाल्डी इटली के एकीकरण का तलवार था, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर हम लोग चलते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो ऑस्ट्रिया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम लोग चलते हैं। हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1946 में हनोई समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर हम लोग चलते हैं। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर हम लोग चलते हैं। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी एवं जुकाम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर हम लोग चलते हैं। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5 कोड थे नेपोलियन कोड में, कुल 5 कोड। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर हम लोग चलते हैं। रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था, याद रखिएगा, एक सांस्कृतिक आंदोलन रोमानीवाद था। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर हम लोग चलते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक था, याद रखिएगा आप लोग, फ्रांस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था मारियान।
क्वेश्चन नंबर 56 की ओर हम लोग चलते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर हम लोग चलते हैं। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? तो काउंट काबूर जो कि थे वो इटली के समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिए थे। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर हम लोग चलते हैं। काबूर कौन था? तो काबूर कौन था? तो इटली का प्रधानमंत्री था काबूर। याद रखिएगा, इटली का प्रधानमंत्री काउंट काबूर थे। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, जियोवाटी ने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। मेजिनी ने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना की, गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर हम लोग चलते हैं। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रसा का विलियम प्रथम शासक था। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर हम लोग चलते हैं। जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो प्रसा ने की थी जालबेराइन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर हम लोग चलते हैं। बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? तो बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? तो हिगेल के विचारधारा से प्रभावित था ये हिगेल विद्वान। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर हम लोग चलते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर हम लोग चलते हैं। जार्मेनिया क्या थी? तो जार्मेनिया क्या थी? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। याद रखिएगा, जार्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर हम लोग चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। याद रखिएगा, और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर हम लोग चलते हैं। हिगेल कौन था? तो हिगेल कौन था? दार्शनिक था हिगेल। याद रखिएगा, दार्शनिक हिगेल था। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर हम लोग चलते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा का युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। याद रखिएगा, सेडान में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर हम लोग चलते हैं। सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो किस देश के एकीकरण से है? तो इटली के एकीकरण से है। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर हम लोग चलते हैं। सेडान युद्ध कब हुआ? तो सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर हम लोग चलते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। याद रखिए, हंगरी की भाषा मैग्यार है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर हम लोग चलते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो टीपू सुल्तान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर हम लोग चलते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ था? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर हम लोग चलते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? तो 1821 में नेपल्स की क्रांति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर हम लोग चलते हैं। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। याद रखिएगा, रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर हम लोग चलते हैं। युवा इटली संस्था का विकास किया। तो युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? तो मेजनी ने युवा इटली संस्था का
स्थापना की विकास किया था? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर हम लोग चलते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन, जो कि एक ब्रिटिश कवि थे, वही यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर हम लोग चलते हैं। मारियान किस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो फ्रांस का प्रतीक है मारियान। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर हम लोग चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर हम लोग चलते हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो किसने कहा था? तो चार्ल्स दशम ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, चार्ल्स दशम ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर हम लोग चलते हैं। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, नेपोलियन तृतीय जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक था। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर हम लोग चलते हैं। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, याद रखिएगा आप लोग, ऑस्ट्रिया का। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। कार्बोनरी है, तो कार्बोनरी क्या है? इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है, याद रखिएगा। कार्बोनरी क्या है? इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर हम लोग चलते हैं। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था। ऑप्शन नंबर ए, लुई 16वां, जो कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। सम्राट का मतलब वहां का राजा। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर हम लोग चलते हैं। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ? तो फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो मताधिकार मतलब क्या होता है? तो वोट देने का अधिकार कब उसे प्राप्त हुआ था? तो 1845 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर हम लोग चलते हैं। 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो 19वीं सदी को समाजवाद का युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर हम लोग चलते हैं। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासक था, जो कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर हम लोग चलते हैं। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर हम लोग चलते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर हम लोग चलते हैं। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। 1834 में यंग यूरोप और 1832 में यंग इटली की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर हम लोग चलते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो याद रखिएगा आप लोग, तुर्की की पराजय हुई थी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर हम लोग चलते हैं। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर हम लोग चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर हम लोग चलते हैं। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर हम लोग चलते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए हैं?
थे। तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन, जो कि ब्रिटिश कवि थे, जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर हम लोग चलते हैं। हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो जर्मनी का हीगेल एक दार्शनिक था। दार्शनिक मतलब वो वही होता है, दार्शनिक मतलब जैसे कि देखता है कोई, वही सब दार्शनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर हम लोग चलते हैं। कार्बोनरी उग्र राष्ट्रवादी संगठन नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश ने की थी? तो कार्बोनरी उग्र राष्ट्रवादी संगठन नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश ने की थी? तो इटली ने किया था। याद रखिएगा, इटली ने किया था कार्बोनरी उग्र राष्ट्रवादी संगठन नामक गुप्त संस्था की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर हम लोग चलते हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो यह किसने कहा था? तो ये किसने कहे थे? तो ये कहे थे चार्ल्स दशम ने कहे थे कि फ्रांस कहे थे कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है, इसलिए यह वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। और यह लास्ट क्वेश्चन है, और कल हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री का सब्जेक्टिव और 5 नंबर वाले जितने सारा क्वेश्चन है कल हम करवा देंगे। और आप लोग, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, और डेली आप लोग क्लास में जुड़िएगा। थैंक्स प्यारे बच्चों।